क्या मणिपुर को टाला जा सकता था? जी हाँ, मणिपुर को टाला जा सकता था अगर हमारे नेताओं में जरा सी सूझबूझ होती तो। मणिपुर में जो भी हो रहा है अभी, ऐसा है नहीं कि वो अचानक से हो गया। उसके पीछे कई वर्षों की घटनाएं हैं जिसको हमारे नेताओं ने अनदेखा किया, या तो वो देखना चाहते नहीं थे या तो उन्होंने नजर में आया नहीं ये सब। तब जाके आज मणिपुर की जो हालत है वो हमारे सामने है। मगर इससे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाता है तो उसमें बहुत कॉमन बेसिक सेंस होती है। बेसिक सेंस यानी कि कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सामान्य वो चीज है। अगर तुम 6 महीने का कोर्स भी करोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें सिखा दी जाएगी, पता चल जाएगा जो तुम्हें पॉलिटिकल साइंस में आती हो। तो जब भी कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है तो उससे लोगों की ये अपेक्षा होती है कि इन्हें सामान्य चीजों की थोड़ी बहुत ज्ञान होगा। जैसे देश की अर्थव्यवस्था का मामला हो गया, देश की सुरक्षा का मामला हो गया, देश के संसाधनों का मामला हो गया, विदेश नीति का मामला हो गया। ये सब मामले ऐसे हैं जो एक बहुत सामान्य लेवल के मामले हैं, कॉमन सेंस कह सकते हैं। इसे सीखने के लिए आपको रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं होती। ये सामान्य चीजें हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो आपको इतना तो पता होगा ही कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें काम की आती है। जैसे आप कभी घर से बाहर निकलेंगे, आपको पता है कि भाई कितने बजे निकलना है, कौन सी बस पकड़नी है, कितना किराया होगा, कितने बजे पहुंचेंगे, धूप कैसी है, क्या लाना है। सामान्य चीजें हैं, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं करनी पड़ती। ठीक उसी प्रकार पॉलिटिक्स में भी बहुत सामान्य विषय है जो करना जरूरी है। जहां तक हम बात करें म्यांमार की, बात है 2021 की। वहां पे जो लोकतांत्रिक सरकार होती है आंग सान सू की, उसको नजरबंद कर दिया जाता है हाउस अरेस्ट के तहत, और जिसके बाद वहां पे मिलिट्री शासन लागू हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा हिंट था हमारे देश की सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, कि हमारे पड़ोस में, पड़ोस के जो राज्य है, पड़ोस के जो हमारे जो देश है, वहां पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 2021 में म्यांमार की सरकार को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, वहां पे सैन्य शासन लागू हो जाता है। तभी कायदे से तो इनको ये समझ हो जानी चाहिए थी कि हमें यहाँ पे सावधानी से काम लेना पड़ेगा। जब म्यांमार के अंदर मिलिट्री शासन लागू हो जाता है, उसके बाद वहां गतिरोध शुरू हो जाता है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं और म्यांमार के अंदर गृह युद्ध वाली परिस्थिति शुरू हो जाती है। ये दूसरा या कहे तीसरा सबसे बड़ा चेतावनी थी हमारे देश की सरकार के लिए कि सुधर जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, अगर नहीं दिया तो परिणाम भुगतोगे। मगर फिर भी कुछ हुआ नहीं। जब म्यांमार में गृह युद्ध आखिर में शुरू हो ही गया तो फिर वहां से बहुत सारे रेफ्यूजी भारत आने लगे, और जब रेफ्यूजी भारत आ भी गए तो फिर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कुछ राज्यों ने कहा कि हम तो रेफ्यूजियों को रखेंगे, कुछ ने कहा कि हम नहीं रखेंगे। कुछ राज्य की सरकारों को लगा कि भाई रेफ्यूजी रखेंगे तो हमें वोट ज्यादा मिलेगी, हमारी सरकार को लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारी 2-4 सीटें और बढ़ जाएगी। तो इसलिए रेफ्यूजियों को रखा गया, और रखे उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूं कि म्यांमार पहले भारत का ही हिस्सा था, फिर ब्रिटिश आए थे और म्यांमार को हमसे अलग कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि म्यांमार कोई अलग देश भले नाम मात्र का है, मगर आखिर में तो वो हमारा अपना ही हिस्सा हम कह सकते हैं। तो म्यांमार में जो चल रहा है वो दुर्भाग्यजनक है, और वहां से जो शरणार्थी आए, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि म्यांमार से जो शरणार्थी आ रहे हैं उसे सिस्टमेटिक रूप से हम रेफ्यूजी कैंप में रखे। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी आ गया और कहीं पे भी तंबू लगा के बैठ गया। मगर यहाँ पे भी हमारा एक फेलियर है। हमारी सरकार ने ये ध्यान नहीं रखा कि रेफ्यूजी आ तो रहे हैं, हम उसे रोक तो नहीं पा रहे हैं, मगर जब आ रहे हैं तो हम उसे कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, उनका वापस जाने की प्रावधान क्या होगा, इस पे भी हमने इस चीज को ध्यान में नहीं लिया। ये एक और हमारा फेलियर था। अब जब आपने इतने सारे फेलियर कर दिए अपने देश के अंदर, तो अगला मामला जो होने वाला था वो गृह युद्ध का ही होने वाला था। म्यांमार का गृह युद्ध आ गया आपके दरवाजे पे, और इसे टाला जा सकता था।
अगर आप में जरा सी भी सुध-बुध होती या आप जरा सा भी ध्यान रखते तो इसको टाला जा सकता था। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली डिग्री नहीं है, सामान्य चीज है कि भाई अगर आप राष्ट्र के अध्यक्ष है तो आपको देश के आसपास क्या चल रहा है उसका पता होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहे कि नहीं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्य से इतने सारी चीजें हो जाने के बाद भी हमारी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही कि भाई जो भी होता है होने दो। और परिणाम आपके सामने है। म्यांमार लगभग पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से वहां पे हिंसा चल रही है। अब आप इनकी मानसिकता देखिए, जो सरकार है, जो दिल्ली में बैठे मंत्रीगण है, इनकी मानसिकता देखिए। पहले तो ये होना नहीं चाहिए था, म्यांमार में जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए था। अब जब हो गया तो ये उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे, मतलब कि इतने बड़ी समस्या को ये समस्या मान नहीं रहे और उसे जैसे चल रहे वैसे चलने दे रहे कि भाई अपने आप जो होगा देखा जाएगा। और ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि ये जो सरकार है 2014 के बाद से जो भाजपा की सरकार आई है, इनके मानसिकता है कि अगर कुछ होता है तो उस पर चुप्पी साध लो, लोग हाय तौबा मचाएंगे और फिर अपने आप सब चुप हो जाएंगे। और ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति, अगर आप ऐसे सरकार को चुनते हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर एक ऐसी सरकार आपके देश को चला रही है जो ना तो आपकी सुरक्षा का ध्यान रख पाती है और ना ही आपको सुरक्षित कर पाती है, दोनों ही जगह पे विफल हो जाते, तो फिर ऐसी सरकार को चुनने का मतलब क्या है। सरकार होती तो इसीलिए है ना कि वो देश का ध्यान रखे। अब जब यहाँ देश का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, जब देश के लोगों के लिए सावधानी रखी ही नहीं जा रही, तो फिर ऐसी सरकार को चुन के आपने क्या कर लिया। ये तो फिर आपका देश भगवान भरोसे चल रहा है। बात केवल मणिपुर की नहीं है, मणिपुर दुर्भाग्यजनक है, वहां के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरी सांत्वना उनके साथ है। मगर बात केवल मणिपुर की भी नहीं है। आप जाके देखिए अरुणाचल प्रदेश, आप जाके देखिए लद्दाख में, आप जाके कितने ही हिस्से हैं हमारे देश के जहां पे आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकारें हैं ये कोई दोस्त लेने वाली सरकार नहीं है। ये कहेगी देखिए कि भाई सारी गलती तो नेहरू की है, सारी गलती कांग्रेस की है, चलो उनकी गलती हो भी सकती है, मगर इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपको इसलिए बिठाया। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, क्या वो नेहरू के समय में शुरू हुई थी क्या? नहीं ना। मणिपुर के हालत तो आपकी नजर के सामने बिगड़े हैं और आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो आपका फेलियर है। और आप अपने आप को भले 30 मार्क का कहे, मगर आपके सामने जो परिस्थिति है ये साफ साफ बताती है कि आप फेल हो चुके हैं, आपके हाथ से चीजें निकल चुकी है, तभी मणिपुर में आज ये हालत है। और मणिपुर तो एक उदाहरण है, मगर आप अगर इसके सामने देखो तो ऐसे कितने ही उदाहरण है जहां पे हमारी विदेश नीति, हमारी लोकल नीति, हमारा देश नीति सब कुछ फेल हो चुका है। तुम जाके देखो भूटान के बारे में, तुम जाके देखो नेपाल के बारे में, तुम जाके देखो श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, इवन अफगानिस्तान, सब जगह की आपकी विदेश नीति फेल हो गई। आपने अफगानिस्तान में $3 बिलियन डाल दिए, क्या मिला आपको? आज अफगानिस्तान में चाइना की सरकार घुसी हुई है, क्या फायदा हुआ आपको? आपने मालदीव्स के अंदर 3 से 4 बिलियन डॉलर डाल दिए, वहां पे भी चाइना घुसा हुआ है। श्रीलंका को आपने $4 बिलियन दे दिए, वहां पे भी चाइना घुसा हुआ है। तो आपकी जो विदेश नीति है कि भाई पैसा फेंको, सब कुछ हम खरीद लेंगे, आपके पास पैसे हो तो चलिए आप फेंके, कोई बात नहीं, मगर जहाँ घर के लोग भूखे हो, घर के लोग कुपोषित हो, घर में इतनी भूखमरी हो, बेरोजगार हो, जहाँ घर के लोगों को ठीक से खाना ना मिल रहा हो, और वहां पे आप श्रीलंका को $4 बिलियन दे रहे हैं, अफगानिस्तान में $3 बिलियन आपने फेंक दिए। आप जाके ईरान के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर में मिला क्या आपको? सारे देश तो बिक गए, सारे देश तो चाइना के पास चले गए। तो आपने जो पैसे फेंके उसका आपने फायदा क्या किया? उल्टा आपने नुकसान किया। देश के पैसे गए अलग से, देश के लोगों का फायदा हो सकता था उसको आपने नुकसान में बदल दिया, और तो और वो जो देश था वो चाइना की तरफ चला गया अलग से। तो आपकी जो विदेश नीति है उसमें 2 कौड़ी की भी कोई समझ नहीं है, और पता नहीं ये लोग कैसे सरकार बना के बैठ गए। और इसमें देश के लोगों का भी कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि अभी मैं बात करूं 2024 की, अभी भी लोगों ने भाजपा को 240 सीटें दी है, जो कि दुर्भाग्यजनक है। और मैं समझता हूं कि इतनी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस पार्टी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं।
जब भी देश में कोई संकट आता है तो ये लोग चुप होके निकल लेते हैं। जब 2000 का नोट बंद किया तो मोदी जी निकल लिए विदेश पे जाके। और ऐसे कितने ही मामला है, जब गलवान का हमला होता है, जब अरुणाचल में गांव बसा दिया जाता है, तो अमेरिका आके हमें बताता है कि देखो अमेरिका वालों ने कहा कि भाई अरुणाचल में गांव बसा दिया। तो मैं यहाँ पे यही कहता हूँ कि अगर अमेरिका को ही भारत का ध्यान रखना है तो फिर भारत की सरकार क्या कर रही है? फिर तो अमेरिका के भरोसे ही देश छोड़ दो ना। फिर अगर ऐसा है तो अगर अमेरिका को बार बार आपको बताना पड़ता है कि भाई देखो लद्दाख में क्या हो रहा है, वहाँ पेंगोंग झील में क्या हो रहा है, वहाँ पे अरुणाचल में क्या हो रहा है, अगर अमेरिका को भारत का इतना ध्यान रखना पड़ता है तो फिर भारत की सरकार को बिठाने का कोई मतलब नहीं बनता। स्वाभाविक बात है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो देश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि बात केवल मणिपुर की नहीं है। हमारे देश में जितने भी हिस्से हैं सरकार किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बेरोजगारी है, इतनी भूखमरी है, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सरकार एक दूसरे पर आरोप डालने लगती है कि भाई इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी सरकार थी, इसने किया। भाई जिसने भी किया, अभी किसकी सरकार है? अभी तो भाजपा की सरकार है। तो दोषी कौन है? तो दोषी तो भाजपा वाले ही है। ये सब चीजें हैं। तो अंत में यही कहूंगा, मणिपुर में जो भी हुआ दुर्भाग्यजनक है, मगर ऐसा है नहीं कि ये आखिरी चीज है। ऐसा तो है नहीं कि आगे कुछ होगा भी नहीं। आज सुबह की मैं न्यूज देख रहा था, एक और रेल हादसा हो गया, 18 डब्बे रेलवे लाइन से उतर गए। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होती है। आप ये तो कह नहीं सकते कि मणिपुर में हो गया वो आखिरी चीज थी। मणिपुर में हुआ वो एक घटना जरूर है, मगर वो आखिरी घटना है ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ये है मेन पॉइंट। तो आपके मंत्री अगर देश पे ध्यान नहीं दे सकते तो फिर ऐसी सरकार को वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता। और इसके पीछे के मुख्य कारण अगर मैं कहूँ तो हमारे जो नेतागण है, अगर इनमें देश चलाने की नीति होती तो बात अलग होती। अगर ये देश चलाने के इच्छुक होते तो बात अलग होते। मगर यहाँ पे तो इनकी अपने ही निजी स्वार्थ भरे पड़े होते हैं, जैसे कि अपने बेटे को कहीं सेट करना, या फिर कहीं सरकार गिराना, विधायक खरीदना, ईडी के छापे परवाना, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डलवाना, चुनी हुई सरकार को गिरा देना, लोगों को जेल में डलवाना, उनके ऊपर यूएपी के केस लगवाना। तो जब सरकार की प्रायोरिटी ये सब होती है, देश चलाने की बजाय सरकार यही सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठी होती है। कहीं पे घोटाला हो गया, कहीं पे विधायक खरीद लिए, कहीं पे सरकार गिरा दी, कहीं सरकार बना दी। जब यही सब होगा हमारे देश में तो फिर मणिपुर का ध्यान कौन रखेगा? अरुणाचल का, लद्दाख का, कश्मीर का ध्यान कौन रखेगा? ये समझना पड़ेगा आपको। और बात केवल इतनी नहीं है, बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान कौन रखेगा। ये सब चीजें हैं जो लोगों को समझनी पड़ेगी। मणिपुर अकेला मामला नहीं है, ऐसे कितने ही मामले हैं, इससे के पहले भी कितने मामले हो चुके हैं। मगर हमारी सरकारों में ये जिम्मेदारी लेने की कोई योग्यता नहीं है कि भाई हमारी गलती है। पहले ऐसे मंत्री हुआ करते थे जो रेल हादसा होने पे रिजाइन दे देते थे। आज बेशर्म रेल मंत्री लोग हैं जो रिजाइन नहीं देते। अब ये विडंबना है हमारे देश की। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग ऐसे लोगों को वोट देते हैं। जब आपने वोट दिया है तो आपको ऐसे मंत्री मिलेंगे। मैं देख रहा था कि बजट आने पे लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अब रोने से क्या फायदा, जब 240 सीटें दे दी तुमने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अब बजट जैसा भी आए, अब रोने से क्या, चिल्लाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, जब वोट देना था तब तो बड़ा मोदी मोदी करके वोट दे के आ गए थे। अब भुगतो, 5 साल अभी तो और बाकी है। ठीक है, तो यही बात है अंत में, यही कि मणिपुर को टाला जा सकता था मगर टाला नहीं गया। अब देखते भविष्य कहाँ लेके जाता है हमें, कौन सरकार आती है, कौन मंत्री आते हैं, क्या हम समझदार बनते हैं कि नहीं, या हम ऐसे ही मोदी मोदी चिल्ला के वोट दे के आ जाएंगे। ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आखिर में तो हमें भी इस देश में रहना है, हमारे परिवार को भी इस देश में रहना है। तो स्वाभाविक रूप से मणिपुर वालों ने भी वोट दिया था भाजपा को। वहां की सरकार ने क्या किया? बचा पाई क्या वो सरकार? यही बात है। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।